शिक्षा पर समाज और सामाजिक आंदोलन टिका होता है। अगर हमने अपने महान पुरखों के आंदोलन को देखे और जिस तरह से उन्होंने हमें अधिकार दिलाए, उसका आधार शिक्षा ही रहा। यदि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला होता तो शायद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हमारे लिए वह व्यवस्था नहीं करते जो वह करके गए। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसका अवसर नहीं मिला होता तो शायद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भारत का संविधान नहीं लिख पाते और ना ही उसमें जो बहुजन मूल निवासी के अधिकार है उन अधिकारों को सुरक्षित रख पाते। भारत की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको नई शिक्षा नीति के तहत बर्बाद करने की योजना सरकार पहले ही बना चुकी है और वह परिणाम भी अब सामने आने लग गया है। भारत घटिया शिक्षा देने में एशिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो आप देखेंगे पिछले साल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपनी बढ़ी हुई शिक्षा की फीस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां सामाजिक वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन आर्थिक और शैक्षिक वंचित समुदाय से जो आते हैं वह बढ़ी हुई शिक्षा की फीस के विरुद्ध में पिछले साल आंदोलन कर रही थी। एक तरफ जेएनयू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ सरकार ने 2019 में देश की नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अब सोचिए, इस यूनिवर्सिटी में मुट्ठी भर लोगों के रोजगार देने की योजना है ये। अब बीच में हम आपको मीडिया और न्यायपालिका के चरित्र से अवगत कराते हैं। पिछले साल दिल्ली में कुछ दिनों के लिए पराली जलाई जाती है और प्रदूषण बढ़ाने का आरोप हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं उन पर लगाया जाता है। मीडिया उन किसानों को पूरी तरह से विलन घोषित कर देती है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान ले लेता है कि यह स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। लेकिन जिस तरह से भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज के शिक्षा के साथ आज़ादी के बाद से खिलवाड़ हो रहा है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने स्वयं संज्ञान नहीं लिया। यह एक प्रकार का षड्यंत्र है और इससे लोगों को अवगत कराना अनिवार्य है। अब हम अपने मुद्दे उच्च शिक्षा पर वापस आते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो भारत सरकार का ही उच्च शिक्षा के मॉनिटरिंग के लिए गठित आयोग है और अनुदान देने की बात करता है, उसकी अगर 2017 से 2018 की रिपोर्ट देखें तो वार्षिक रिपोर्ट ये कहती है कि उच्च शिक्षा में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें जो ओबीसी के प्रोफेसर हैं उनकी संख्या केवल 0.57% है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 52% ओबीसी समाज है वह कितनी संख्या में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। दूसरी जो स्थिति है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। पिछले 70 सालों में आरक्षण का लाभ मिलने के बाद भी उनकी संख्या केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की 1.69% है। यह आंकड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट है। यह आंकड़े यही हालात अल्पसंख्यकों की है। इनके प्रोफेसरों की संख्या ज़्यादा है, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मुस्लिम हैं और कुछ यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इस्लामिया आदि। कुछ यूनिवर्सिटी को अगर हटा दिया जाए तो इनकी स्थिति भी 1% के आसपास ही है और जिनकी संख्या सिर्फ 15% है वह देश के तमाम यूनिवर्सिटियों में सभी पदों पर आसीन बैठे हुए हैं। अब ऐसा होने का क्या आधार है, इसको उदाहरणों में समझते हैं। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लालजी सिंह वह वाइस चांसलर थे और प्रोफेसर पंजाब सिंह वाइस चांसलर थे जो ठाकुर बिरादरी से आते थे, उन्होंने यह चयन समितियां लगाई जो पूरे देश के ठाकुरों को बुलाकर नियुक्ति कर दिया। और थोड़ा उससे पहले जब हाय ब्राह्मण वाइस चांसलर था तो उसने सारे अधिकारी जो नियुक्त किए
वह सभी ब्राह्मण थे। जितनी भी चयन समितियां बनाई उन सब में ब्राह्मण रखे गए। यह षड्यंत्र मूल निवासी बहुजन समाज के साथ और षड्यंत्र परंपरागत तरीके से हो रहा है। भारत का संविधान जो लागू होना था अभी भी वह लागू हुआ ही नहीं। अगर हम इन षड्यंत्रों को नहीं समझ पाए और उनका मुकाबला नहीं कर पाए तो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां वह भी गुलाम हो जाएगी। जब 1882 में हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसके सामने ज्योतिबा फुले ने ज्ञापन दिया था कि जो इस देश के मूल निवासी हैं उनके लिए अंग्रेजी हुकूमत को क्या करना चाहिए, उस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात थी जो कहती है कि भारत में यदि समय से पहले सभी वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर दिए गए थे तो वह केवल बुद्ध काल था, जहां वर्ण की मान्यताओं को खत्म करते हुए जो भी योग्य लोग थे और यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी उन सब को शिक्षक बनाया गया, जबकि उससे पहले आवश्यक रूप से जो ब्राह्मण था वही शिक्षक था और वही गांव का पुजारी भी था। क्योंकि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो मौर्यकालीन विश्वविद्यालय थे, अगर रिसर्च को देखें तो कहा जाता है कि वह आधुनिक विश्वविद्यालयों के जैसे थे, जहां 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी उनके परिसरों में रहते थे और यह हमारे शिक्षा की व्यवस्था थी। इसको देखने जब चीन से यात्री आते हैं तो आप उनके चित्रों में देखेंगे कि उनकी पीठ पर बहुत सारा सामान लगा होता था। तो वह सारा सामान कुछ नहीं बल्कि यह ज्ञान लेते थे। उस ज्ञान को पांडुलिपियों में संग्रहित कर अपने देश लेकर जाते थे। अगर हमने अपने देश में ले गए तो जो इस भारत में नालंदा तक्षशिला यहाँ के लोगों को शिक्षा दी जा रही है उसी तरह से हम अपने देश को भी करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शाहूजी महाराज से हमारी तस्वीर बदल गई है, क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले किस तरह से 18 स्कूलों के माध्यम से मूल निवासी बहुजन के बीच शिक्षा का बीज रोपण कर रहे थे, वहीं छत्रपति शाहूजी महाराज अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर रहे थे। तीसरी चीज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा तो ठीक है, लेकिन हमें एक बौद्धिक समाज निर्माण करना पड़ेगा और ये तब होगा जब उच्च शिक्षा बेहतर होगी। इसलिए बाबा साहब ने उच्च शिक्षा पर भी जोर दिया था। इसकी अगली कड़ी हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।